पेरिस ओलंपिक्स 2024 नीरज चोपड़ा के एक्शन में आने का हर कोई इंतजार कर रहा था। एक्शन में आए आज और पहले ही थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने 89.34 का जावलिन थ्रो किया, सीजन बेस्ट, इस साल का बेस्ट उनका। इससे पहले 88 पॉइंट समथिंग था। पहला थ्रो उसी के साथ क्वालिफाई। मुझे थोड़ा सा और वेट कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि यार आज ही फाइनल करवा दो। हाँ करा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल पहले से तय। और नीरज चोपड़ा यही है भाई, 2020 टोक्यो में जब हमने देखा था, यही नीरज चोपड़ा, यही उनका कॉन्फिडेंस है, यही उनकी पहचान है। और जिस तरीके से क्या थ्रो था, इतना एफर्टलेस थ्रो था, जैसे कोई पियानो बजा रहा हो, कोई गिटार बजा रहा हो। एफर्ट था ही नहीं, लेकिन बहुत उत्साहित नहीं होना है। बिना एफर्ट वाले थ्रो मारने वाले एटलीस्ट 5 जेवलिन थ्रोअर हैं अभी तक जो क्वालिफाई कर चुके हैं। पहले अटेम्प्ट में किया, इसमें वेबर भी हैं और वेबर से मुझे बहुत डर लग रहा है। वेबर और साथ में जो सेकंड बेस्ट है अभी जो क्वालिफिकेशन चल रहे हैं उसका, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.63 का उन्होंने थ्रो किया है। आए थ्रो किया और उसके बाद ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल हार्दिक पांड्या वाला स्टाइल। 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है वो आदमी, इस साल के सबसे कंसिस्टेंट थ्रोअर्स में से एक नहीं रहा है। लेकिन 90 प्लस फेंकने की जो क्षमता है ना, नीरज अभी तक 90 प्लस नहीं फेंक पाए हैं, और ये बंदा 90 प्लस लगातार फेंकता है। तो ये इतना एटीट्यूड चलता है, और ये इससे ज़्यादा सावधान है। वेबर हो गया, ये हो गया, 3-4 ऐसे। अरशद नदीम, क्या थ्रो था अरशद नदीम का, लगा कितने आराम से आया डोलते हुए, 88 मार दिया भाई। एक बार क्लियर बता देते हैं कि क्योंकि नीरज की जो कंपटीशन माने जाते हैं उसमें वेबर का नाम आता है, याकूब का नाम आता है, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हो गए, और इनके अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम। अरशद के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है। अरशद ने भी पहले थ्रो के साथ ही क्वालिफाई कर लिया और उनका थ्रो 86 पॉइंट समथिंग कुछ का था, 86.59। अरशद नदीम भी 90 प्लस फेंक चुके हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। लेकिन जैसा जिस तरीके का एटीट्यूड नीरज का, जैसा पहला थ्रो गया, ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, टेक्निक में कोई दिक्कत नहीं। जो चोट उनको लगातार परेशान कर रही थी उसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ थ्रो और सीधा क्वालिफिकेशन। आराम से जूते खोल के बैठे हुए अरशद भी, वो भी। अरशद और नीरज के बीच का ये जो कंपटीशन है ना, इसमें मजा आएगा, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। हमने देखा पिछले ओलंपिक्स के बाद कितना सारा बवाल हुआ कि जेवलिन उठा लिया अरशद ने नीरज का, तो सबने कहा लेके भाग रहा था, चोरी कर रहा था, तमाम सारी बातें हुई। तो वहाँ पे हाँ नीरज ने क्लैरिफाई किया, वीडियो बताया, डाल के बताया कि किस तरीके से सब एक दूसरे के जेवलिन उठा के देखते रहते, कैसे हम क्रिकेट में बल्ले चेक करते हैं, भाई तेरा बल्ला कैसा है। तो ऐसा ही मामला था। दोनों की कॉम्बिनेटरी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक जो थ्रोअर्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं एक बार नाम बता दूं, यूलियन वेबर, येगो यूलियस केनिया के हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से क्वालिफाई किया, 85.63 मीटर पहला थ्रो, कमाल का थ्रो। और याकूब की हम बात कर रहे हैं, लगातार चेक रिपब्लिक के आते हैं, टोक्यो में सिल्वर जीता था नीरज के पीछे रहते हुए। उसके बाद सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट थ्रोस की अगर हम बात करें बीते 3-4 साल में, तो ये उनमें से एक रहे हैं। डायमंड लीग में नीरज को हराया था 2023 में। इसके बाद टोनी, फिनलैंड के टोनी ने भी 85.27 फेंका हुआ, ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अरशद का, नीरज का आपने बता दिया, एंडरसन पीटर्स का आपने बता दिया। जर्मनी का एक और थ्रोअर है, 19 साल का बच्चा है, मैक्स करके, इसने अभी तक 74 पॉइंट समथिंग ही फेंका, क्वालिफाई नहीं कर पाया है। लेकिन 90 प्लस अक्सर फेंकता रहता है, जो कि नीरज अभी तक नहीं कर पाए। तो अभी जश्न मनाने का दिन है, एक थ्रो में क्वालिफाई कर लिया, गड़बड़ है। एक सेकंड, आपने कहा 90 अभी तक नीरज नहीं कर पा रहा है, ये बात लगातार आ रही है और ये टोक्यो के टाइम से ही चलती आ रही है, क्योंकि जब टोक्यो में जीता था तब भी 90 नहीं टच किया था। 87 या 85 पॉइंट समथिंग, 87.76 समथिंग ऐसे था, 7 और 5 शायद ऐसा कुछ था। 87 पॉइंट उस पे गोल्ड मेडल जीता था, 90 टच नहीं किया। लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा था अभी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से पहले कि वेबर आएंगे, याकूब आएंगे तो 90 टच कर जाएंगे, नीरज को 90 टच करना पड़ेगा, नहीं हुआ। नीरज का अभी क्वालिफाई करने में नीरज का अभी तक का बेस्ट है। हाँ अभी तक का बेस्ट। अभी 90 की जरूरत भी नहीं थी, अभी ठीक एनर्जी बचा ली, कोई इशू नहीं। जिस तरीके से हमने अविनाश साबले को देखा स्टीपल चेज में, वो चाहते नंबर 5 से आगे आ सकते थे, लेकिन उनको पता था 5 पे रह के मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, एनर्जी बचाई अपनी, आराम से क्वालिफाई करा, पहले इंडियन बने स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाले। तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी टेक्निक थी। एक थ्रो मारो, आराम करो, चिल। उसके बाद जब फाइनल आएगा ना, वहाँ देखना होगा कितना थ्रो करते हैं। 90 ना फेंको कोई दिक्कत नहीं, 89 फेंक के बाकियों का कम फेंकवा लो, जीत जाओ। हमें तो मेडल चाहिए भाई। 87 पे आपने गोल्ड जीता था, 85 पे इस बार जीत लो, कोई इशू नहीं, लेकिन गोल्ड लेके आओ, बस गोल्ड लेके आओ। स्टीपल चेज की बात करिए, अविनाश साबले 3000 मीटर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया था उनसे, एक बार फिर से किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल अपने नाम किया था, ब्रॉन्ज मेडल शायद उन्होंने जीता था।
एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, तो कमाल के अपने तो बेस्ट स्टीपल चेज में हैं अविनाश साबले, और जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई ट्रैक जब शुरू किया तो बहुत फास्ट थे, लेकिन धीमे धीमे आते आते अगले लैप्स में स्पीड थोड़ी सी कम कर ली। आज भी ये लगातार बात हो रही थी कि नीरज भाई क्वालिफाई कर जाओ, थोड़ी सी एनर्जी अभी बचा लो, फाइनल के लिए बचा लो और फाइनल में फेंकना। हाँ, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन में आपको 3 थ्रो मिलते हैं, तीनों में से एक में अगर आप क्वालिफिकेशन मार्क जो 84 मीटर इस बार का, उसके पार 84 है, 4 है, उसको या तो पार कर जाओ या तो आप दोनों ग्रुप मिला के टॉप 12 में रहो। अगर जैसे 10 ही लोगों ने 84 या 85 पार किया, उसके बाद के जो 2 बेस्ट थ्रोअर्स होंगे वो भी फाइनल में compete करेंगे, तो उसके बाद फाइनल होने वाला है। और फाइनल भाई सब बहुत मजे आने वाले हैं, और विनेश फोगाट का जिक्र किए बिना खत्म नहीं करूंगा मैं, क्योंकि विनेश पे आऊंगी, लेकिन क्योंकि नीरज के साथ एक और हमारे इंडियन एथलीट थे जावलिन थ्रोअर जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो दूसरे ग्रुप में थे, किशोर कुमार जेना, काफी 80 मीटर तक ही फेंक पाए, तो उनके क्वालिफाई करने के चांसेस नल एंड वाइड ही हैं, वो नहीं क्वालिफाई कर रहे। किशोर जेना नहीं कर रहे क्वालिफाई। ठीक है, अब विनेश पे आते हैं। अब विनेश के बारे में बताइए। विनेश के बारे में क्या बताएं, ऐसी फाइटर सामने थी जो आज तक इंटरनेशनल कंपटीशन में हारी नहीं थी, पूरे करियर में सिर्फ 3 मैच हारी थी। पिछली बार ओलंपिक गोल्ड जीता टोक्यो में बिना एक भी पॉइंट कंसीड किया, आप समझ रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं कंसीड किया। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 2 नहीं 4 बार की। इतनी कमाल की फाइटर को जिस तरीके से विनेश ने टेक डाउन किया, पहले तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि 2 पॉइंट्स जापान वाली रेसलर के पास थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब विनेश को कम बैक करना पड़ेगा, अब वापस आना पड़ेगा, और वो जो वापसी करी वो एकदम टेक डाउन के साथ ही करी और ख़त्म ही कर दिया। जापान वाले खुद कंफ्यूज थे, इंडियन फैंस खुद कंफ्यूज थे कि ये हुआ क्या, समझ ही नहीं आया। हाँ, उन्होंने रेफरल लिया, उनका कहना था कि पीठ पूरी तरह से नहीं लगी थी मैट से, लेकिन रेफरल में भी साफ हो गया कि भाई चित हो चुकी है तुम्हारे पहलवान, और इसी के साथ विनेश का गोल्ड आ रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ विनेश का गोल्ड आ रहा है इस बार, क्योंकि अब कोई कंपटीशन में बचा नहीं है जिसको विनेश हरा ना पाए। और नीरज का भी मेडल आएगा, गोल्ड का प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दिन दिन पे भी होता है, एक बार पैर फिसले आप डिस्क्वालीफाई करके सब बेकार है, एक थ्रो इधर उधर, तो ठीक है, लेकिन नीरज का मेडल आ रहा है, ये तो डन है। कौन सा रंग होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट पे आपको अपडेट्स मिल गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की सारी अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।